So hello, hope you guys are doing well. I'm Prajakta and I'm back again with another video of explanation. Explanation बोल सकते हो, revision बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. तो जो explanation would be in हिंदी. एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर का हम लोग करेंगे सर, ये वीडियो में एक्चुअली करेंगे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का जो कि फर्स्ट यूनिट का है, विच इज़ एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट एंड प्रोसेस. लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है. एंड आई प्रॉमिस कि 27 या 28 होपफुली एग्जाम है, उसके पहले लाइक बिफोर 20th आपके सारे रिविजन हो चुके होंगे, सारे एक्सप्लेनेशन हो चुके होंगे एंड क्वेश्चंस ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एज वेल. आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है. एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट एंड प्रोसेस, उसके अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है. अच्छा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जब हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है. आप जस्ट इमेजिन करो कि एक प्रोडक्ट है जो लॉन्च किया जा रहा है. सोचो एक सोप है, ठीक है. एक सोप मैंने नया बनाया, XYZ करके कोई नाम दे दिया, और उसको मैं मार्केट में लॉन्च करना चाहती हूँ. तो उसको मैं लॉन्च क्यों करूँ या कैसे करूँ, मतलब लॉन्च आज मेरे को आइडिया आया है तो हम कल लॉन्च नहीं कर सकते ना. उसका एक लंबा प्रोसेस होता है. उसका जो प्रोसेस होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है. उसका जो प्रोसेस बहुत लंबा चलता है और बहुत सारे उसके लिए काम भी चाहिए होता है वो पूरे प्रोसेस में, राइट. देयर आर मेनी वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड into its definition, right. R&D क्या होता है. R&D is basically research and development. The full form of R&D is research and development. और ये क्वेश्चन आ सकता है कि R&D क्या है. तो R&D जो सेक्शन है ना, वो बेसिकली क्रिएट करता है प्रोडक्ट. क्या करता है? क्रिएट करता है प्रोडक्ट और ऐड करता है USP. नाउ व्हाट इज USP? USP इज यूनिक सेलिंग पॉइंट. यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है. वो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट के लिए? क्योंकि वो, आप देखो, मेरा सोप है और ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतने सारे सोप है, और आप जो सोप यूज़ करते होंगे तो आप अपना सोप छोड़कर मेरा एक न्यू प्रोडक्ट पे विश्वास क्यों रखोगे? आप ट्रस्ट क्यों करोगे मेरे प्रोडक्ट में? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आपको ऐसे अट्रैक्ट करेगा कि आप अपना सोप छोड़कर सोचोगे कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट. दैट इज़ वॉट यूनिक सेलिंग पॉइंट इज़ ऑल अबाउट, वेयर आई एम अट्रैक्टिंग यू दैट यू शुड ट्राई माई प्रोडक्ट. माई प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिंग यू. एंड अट्रैक्शन कैसे आएगा? जब कोई यूनिक क्वालिटी, कुछ डिफरेंट क्वालिटी उसमें आएंगी, राइट. जैसे कि मैंने आपको अट्रैक्ट कर लिया ये बोलकर कि मेरे सोप में कोई भी टॉक्सिक नहीं है. आप जो सोप यूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली बिना नाम लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो ये सोप यूज़ करते हैं उसमें टॉक्सिक है, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कर अफेक्ट कर रहा है आपकी स्किन को. आपकी स्किन का जो टोन है मे बी डार्क हो जा रहा है और आपका रियल टोन जो है वो निखर कर नहीं आ पा रहा है. ऐसे करके हम आपको मैनिपुलेट करेंगे और अपना प्रोडक्ट को आगे रखेंगे, राइट. तो दैट इज़ व्हाट यूनिक सेलिंग पॉइंट इज, विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी टू डिफरेंशिएट माई प्रोडक्ट, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, ठीक है. समटाइम्स मार्केट टेस्टिंग प्रोडक्ट इज ऑल्सो डन. मार्केट टेस्टिंग प्रोडक्ट भी किया जाता है. मार्केट टेस्टिंग प्रोडक्ट क्या होता है ना, वो प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उसके कलर स्कीम्स को, उसके अपीरियंस को, और उसके जो नाम है फिर प्रोडक्ट का, देन इट इज़ ब्लैंक्ड आउट. नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ब्लैंक्ड आउट. तो पहले तो R&D एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट करता है प्रोडक्ट, USP ऐड करता है और डिफाइन करता है उसका स्पेसिफिकेशन, कंडीशन, लुक, अपीरियंस एंड पैकेजिंग, राइट. फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग किया जाता है. तो ये नंबर 1 हो गया R&D, ठीक है. नंबर 2 क्या हो गया? प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है. प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? मैंने बोला प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर इज डन वेयर कलर स्कीम्स को टेस्ट किया जाता है, अपीरियंस को टेस्ट किया जाता है, और फिर उसका नाम जो प्रोडक्ट का है उसको निकाला जाता है, ठीक है. क्योंकि आपके प्रोडक्ट का कुछ नाम होना चाहिए, राइट, विच इज़ मेकिंग ईजियर फॉर मी टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, राइट. मैं जाके दुकानदार को वो नाम बोल दूंगी XYZ और वो दुकानदार समझ जाएगा और वो निकाल के दे देगा, राइट. इट इज़ शोन टू डिफरेंट ग्रुप्स, ऑब्वियसली. नाउ इट इज़ शोन टू डिफरेंट ग्रुप्स. उसके बाद वाला स्टेज क्या होता है? बहुत सारे ग्रुप्स को दिखाए जाते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज यानी फीडबैक जो होता है वो गैदर किया जाता है, और फिर डिफरेंट ग्रुप्स और रिस्पॉन्सेज को लिया जाता है. फिर वो साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट लोग एनालाइज करते हैं. क्यों एनालाइज करते हैं उनके रिस्पॉन्सेज को, उनके फीडबैक को? क्योंकि वो एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं. ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये है first stage of defining the identity of the product. This is the first stage of defining the identity of the product. Till now what you got to know? Till now you got to know that एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, और वो प्रोसेस लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और उसके वो जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे वर्क इज नॉट अ वन मैन वर्क, राइट. इट अ लॉट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड इन टू इट्स डेफिनेशन. दिस इज वॉट इट इज रिटन इन द फर्स्ट 2 लाइन. सेकंड पैराग्राफ में जो, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ तो एकदम 2 लाइन का था, सेकंड पैराग्राफ में उन लोग R&D के बारे में बताते हैं. R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है, USP उसमें ऐड किया जाता है, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वो डिफाइन करता है फॉर्म, स्पेसिफिकेशन, कंडीशन, लुक, अपीरियंस एंड पैकेजिंग, एंड देन आफ्टर जो प्रोडक्ट टेस्टिंग होता है वो किया जाता है, ठीक है. दिस इज द सेकंड स्टेप, प्रोडक्ट टेस्टिंग. प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या करता है? कलर स्कीम्स, अपीरियंसेस एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ब्लैंक्ड आउट. थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज में बेसिकली वो उन लोग वो प्रोडक्ट को बहुत सारे ग्रुप्स को दिखाते हैं और उनका रिस्पॉन्सेज यानी फीडबैक को गैदर करते हैं, राइट. और उनका जो फीडबैक होता है वो साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट, जो कि फोर्थ स्टेप है, वो एनालाइज करते हैं, ठीक है.
उनके एनालाइज़ के बाद ये फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो एनालाइज़ क्यों इंपॉर्टेंट है करना, वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि वो बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने इन्फॉर्मेशन से, अपने एनालाइज़ के थ्रू, कि अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि ये जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, हिट होगा कि नहीं, ठीक है। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ में बस हम लोग को इतना जानना है कि मतलब लाइक हम लोग क्या क्या किस किस के थ्रू हम लोग एक अपने प्रोडक्ट को ना वो कर सकते हैं, मतलब हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग द नीड टू द कस्टमर। पहले हम लोग को आइडिया कहाँ से लाना है कि ये डिमांड है, मतलब ये जब हम साबुन लेके जाए अपने मतलब एक मार्केट में प्लेस करें, लॉन्च करें, तो ये डिमांड है, ये तो जानना चाहिए, राइट। ये जानना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर्स, हो सकता है कि साबुन इज़ नॉट अ नीड, सोप इज़ नॉट अ नीड एज ऑफ नाउ। There are many soap, even there are again many soaps which has no toxic. They actually claim that they don't have any toxic. So why I am launching soap? I should launch something which is not which is something which is in demand, yeah. And apart from that, डिमांड भी है और उतना कम्पिटिटिव मार्केट भी नहीं है। जैसे सोप का तो काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट है, कोई ऐसा चीज़ जिसका उतना कम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, अभी नया नया हो सकता है कि मे बी हम चालू करें तो मेरे को देख देख के लोग चालू करें, पर फिलहाल के लिए कम्पिटिटिव मार्केट उतना नहीं है, तो वैसा कुछ करना चाहिए, राइट। सोप वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आफ्टर थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च एंड वर्क प्लेस। ऑब्वियसली आप जब कोई प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप यू विल डू अ रिसर्च, यू विल नॉट लाइक सिट इन योर रूम एंड यू विल थिंक कि ये देख लो। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नीड है इज़ नॉट नेसेसरी कि 90% ऑफ द पीपल का भी वही नीड हो। आपको मेजॉरिटी में फोकस करना है, अपना नीड नहीं फोकस करना है, आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में फोकस करना है कि नीड क्या है। फिर रिसर्च करोगे कि जेन्युइनली वो नीड है कि नहीं है, ठीक है। फिर आप डेटा को एनालाइज करोगे, जो भी आप रिसर्च किए हैं उसका डेटा को एनालाइज करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नीड क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स है उसके पीछे, और जब प्रॉब्लम्स मिल गया तो उसके अकॉर्डिंगली अपना सोल्यूशन ढूंढोगे, और देन सोल्यूशन जब मिल जाए तो उसको एज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस प्रेजेंट कर दोगे, और वो डिमांड में ऑब्वियसली है तो आपका प्रोडक्ट तो हिट होगा ही। दिस वॉज अबाउट अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस, लाइक कैसे आइडिया आना चाहिए, कैसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, वट एवर। देखो आपका एग्जाम आने वाला है और आप, आई एम 100% श्योर आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने अपना 100% आपको देना है वाइल रिवाइजिंग, राइट। देन आफ्टर जब आप एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो आप ये मत सोचो कि 3 मार्क्स के हिसाब से या 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। आप हमेशा ऐसे लिख के आओ पेपर में कि आप ये लास्ट एग्जाम देने वाले हैं मास मीडिया का। हो सकता है कि इन फ्यूचर आप मास मीडिया लेके नहीं पढ़े तो आपको ये सब्जेक्ट फिर से नहीं मिलेगा, राइट। और आपने मेहनत किया है वो सब्जेक्ट के पीछे, तो आप जो भी पढ़े हैं वो चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी लग रहा है ना, जस्ट राइट इट, बिकॉज देर आर मैनी टीचर्स, देर आर अगेन फ्यू टीचर्स जो कि बुकिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, बट देर आर अगेन मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ना, वो हम आपका नॉलेज चेक करता है, आपका प्रेजेंटेशन चेक करता है, आपका राइटिंग का तरीका चेक करता है, आपको देखता है कि आप बुकिश लैंग्वेज रट के आए हो या फिर आप जेन्युइनली पूरा चैप्टर को समझ के आए हो, ठीक है। तो एकदम ऐसे एग्जाम देने बैठना ना, दैट दिस इज़ योर लास्ट एग्जाम। इवन इफ यू आर टेकिंग मास मीडिया इन फ्यूचर 12th के बाद भी, तो आप ये सोचो ना कि 12th के बोर्ड्स में मास मीडिया में पहली बार और आखिरी बार हम दे रहे हैं, तो इट विल गिव यू नॉट ओनली मोटिवेशन बट एक इंथुजियाज्म आएगा अंदर से, राइट। या सो व्हाटएवर। अब गैजेट्री के ऊपर फोकस करते हैं, राइट। गैजेट्री क्या है, तो गैजेट्री पे बोल रहा है ना, समटाइम्स सम गैजेट्री मे बी एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली गैजेट्स जो होते हैं, जैसे कि एक इंडस्ट्री, मेरे को नीड नहीं है, मेरे को शायद मेरे को हो सकता है कि नीड हो पास्ता मेकिंग मशीन या समथिंग लाइक दैट का, बट मोर ओवर कुछ ऐसे गैजेट्स भी होते हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री की नीड में, मतलब इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे है ना उनकी नीड में होते हैं, तो ये पैराग्राफ उन लोगों के लिए है। तो बेसिकली बताना चाहता है कि टैंजिबल बेनिफिट्स आर द बेनिफिट्स विच लाइक आप कैसे अट्रैक्ट करोगे लोगों को अपने बेनिफिट्स के थ्रू, अपने यूएसपी के थ्रू, राइट। बायर्स विल नॉट गेट ड्यू टू इट्स यूजेज। तो आपको फोकस करना है अट्रैक्टिव मैनर में, आपको प्रेजेंट करना है अपना गैजेट और अपने टारगेट बायर, आपका टारगेट बायर क्या है, इंडस्ट्री, तो उसमें फोकस करना है। आपको हर इंसान को नहीं बताना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आप तक मेरे तक पहुंचना चाहिए। आपको बस ये बताना है उन लोगों को जिन लोग जेन्युइनली ये प्रोडक्ट के हकदार, एज ए नीड है जिन लोगों को ये प्रोडक्ट का, ठीक है। आपको उन लोगों को बताना है, आपको हर एक इंसान को नहीं बताना है। देखो मेरा चैनल है, इट्स ओनली फॉर द वंस हु हैव टेकन अप मास मीडिया इन देयर 11th and 12th। स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 और 9 इज़ नॉट गोइंग टू वॉच दिस चैनल, राइट, इज़ नॉट गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। तो मेरा टारगेट बायर क्या है, मेरा किस पे फोकस है, मेरा फोकस है मास मीडिया जो लोगों ने लिया है 11th और 12th में, राइट। तो उन्हीं लोगों में ये फोकस है। तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन हुए, आप लोग, द वंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर इन क्लास 12 एंड यू हैव टेकन अप मास मीडिया, राइट। तो आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो यू आर माई टारगेट ऑडियंस एंड आई हैव टू फोकस ऑन यू। तो दिस सेम वे टारगेट बायर्स भी होते हैं। तो जब हम एक लड़की का ड्रेस, मे बी माई शोरूम है मेरा एक, और या फिर बोल सकते हैं कि हम एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं ओनली फॉर विमेन, तो मेरा टारगेट बायर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली विमेन ऑफ पर्टिकुलर एज कैटेगरी, राइट।
जब हम एक शू लॉन्च कर रहे हैं ओनली फॉर मेन, देन माई टारगेट बायर्स वुड बी ओनली फॉर मेन, राइट। मैं लड़की को जाके मतलब लाइक इतना फोकस नहीं करूँगी जितना मैं लड़के को करूँगी, या फिर मैं लड़की को इसीलिए करूँगी जिससे कि वो अपने मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स जो बॉय है, जो मेन है, उनके लिए वो लेके जाए, राइट। ऑटोमेटिव टारगेट बायर्स के अंदर में ही आ रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिव आ रहा है टारगेट बायर्स के अंदर, बेवरेजेस आ रहे हैं, सेल्यूलर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्लोथिंग आ रहे हैं जिसका मैंने एग्जांपल दिया, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स यानी लैपटॉप्स, आईपैड, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है, नॉट ओनली डेस्कटॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एवरीथिंग विच एवरी गैजेट विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज वॉट इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट। एंटरटेनमेंट क्या है? एंटरटेनमेंट के अंदर ऑब्वियसली म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स, फिल्म, प्लेज यानी थिएटर्स के बारे में बात किया जा रहा है, एंड लाइव इवेंट्स हो रहे हो। फिनेंशियल क्या है? बैंकिंग, वो जो LIC एंड ऑल आप देखते हो टीवी में, दैट कम्स अंडर फिनेंशियल। म्यूचुअल फंड्स वो सारे कहाँ हैं? फिनेंशियल के अंदर में आएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू राइट म्यूचुअल फंड एंड LIC, यू आर गोइंग टू राइट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ठीक है। फूड एंड स्नैक्स, एंड ऑब्वियसली फूड एंड स्नैक्स यानी कि हो गए स्वीट्स, हो गए कुकीज़, हो गए बिस्किट्स, हो गए चिप्स, हो गए। हेल्थ रिलेटेड इज अगेन इंश्योरेंस हो गया, या फिर मेडिसिन से रिलेटेड, या फार्मेसी, या ऐसे करके कुछ एप्लीकेशंस पे आ गए ना आजकल फार्मेसी से रिलेटेड, अपोलो एंड ऑल। होम अप्लायंसेस, होम, अच्छा रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉनिक्स में आप रेफ्रिजरेटर मत लिख देना ये सोचकर कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है। रीड इट केयरफुली, वो होम अप्लायंसेस के अंदर में आएगा। घर के अंदर आपका रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, राइट। वेरियस कुकिंग अप्लायंसेस भी होते हैं लाइक प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव। अब नाउ यू विल से प्रेशर कुकर और माइक्रोवेव तो समझ में आता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर क्यों नहीं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में तो मिलता है। पर थिंक इन डेप्थ, ठीक है। आप डेप्थ में जाके देखो, आप होम के लिए ही खरीद रहे हो ना होम अप्लायंसेस। दो आप अपने शोरूम को भी क्लीन कर सकते हो उससे, बट होम अप्लायंसेस के लिए ही मेनली वो टारगेट रहा था ना। नहीं, मेनली टारगेट उसके लिए भी था, लाइक शोरूम के लिए भी था, बट होम अप्लायंसेस में भी रहते हैं, राइट। वैसे सोच के रखना। ये हम इसलिए बोला क्योंकि इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद गलती किया था। हम खुद रेफ्रिजरेटर लिख के आए थे एज इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। ISP क्या होता है? ISP का पहले फुल फॉर्म अच्छे से याद करके जाना, विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देयर आर मेनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट कुड बी वोडाफोन, इट कुड बी एयरटेल। यू आर नॉट गोइंग टू गिव एग्जांपल्स ऑफ वोडाफोन, एयरटेल, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट व्हाट इज ISP एंड सर्च इंजिन्स। सर्च मीन्स सर्च इंजिन्स, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम हेयर द क्वेश्चंस आर हार्डली गोइंग टू कम, लाइक जब MCQs या वन मार्कर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जिसको बोला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन वही आएंगे। कोई पैराग्राफ नहीं पूछेगा। फास्ट फूड हो गए, पर्सनल केयर हो गया, मैगजीन्स हो गए, ये सारे किस में आ रहे हैं? टारगेट बायर्स के अंदर आ रहे हैं, रिलेटर्स, ट्रैवल रिलेटेड, ठीक है। एंड नाउ डिफाइनिंग द मार्केट विच इज़ अपार्ट फ्रॉम टारगेट बायर्स, मतलब टारगेट बायर्स से अलग है ये, ठीक है। डिफाइनिंग अ मार्केट के अंदर में यू हैव टू नो दैट हाउ वी कैन डिफाइन अ मार्केट। तो पहले तो टू डिफाइन अ मार्केट यू नीड टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड। हम लोगों ने फर्स्ट पेज के थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में पढ़ा था, राइट। तो वो हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं कि कस्टमर का नीड पता कैसे कर सकते हैं? आई हैव एक्सप्लेन बिफोर, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट इट। पहला स्टेप है ना कि आप आइडेंटिफाई करो अपना फीचर्स और बेनिफिट्स आपका प्रोडक्ट का जो है, ना कि प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप दे रहे हो लोगों को, जैसे जोमेटो हो गया, वो सारी सर्विस दे रहे हैं ना लोगों को। आप उस जो सर्विस दे रहे हो लोगों को, उसका बेनिफिट और फीचर्स क्या है? अब फीचर और बेनिफिट आप बोलोगे वो तो सेम ही होता है, आप अलग अलग करके क्यों बोल रहे हो? फीचर्स और बेनिफिट्स तो सेम होता है। नहीं, फीचर्स और बेनिफिट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। फीचर्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, मतलब क्या क्या चीज़ आपका सर्विस या आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। और बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स बेसिकली आपका मेन फीचर होता है, जो मेन चीज़ क्या है? जैसे कि कोई भी चीज़ पकड़ लो, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है क्या? अच्छा, मे बी एक क्लोथिंग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर मेरा बहुत सारे फीचर्स हो गए। फीचर्स क्या हो गए? फीचर्स ये हो गया कि अच्छा, क्लेंजिंग लिक्विड का दिया गया है। अच्छा, पहले मैं अपना एग्जांपल खत्म कर देती हूँ, फिर बुक का एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। तो क्लोथिंग का हो गया, तो क्लोथिंग का बहुत सारे फीचर्स है। वो फीचर्स ये है कि जो क्लोथिंग है वो कंफर्ट देता है। क्लोथिंग जो है वो आपको पार्टी वेयर में, लाइक इवन इफ पार्टी वेयर का क्लोथ भी कंफर्ट देता है। तो ये सारे मेन फीचर हो गए, पर उसको बहुत सारे अलग भी फीचर्स है, जैसे कि इसको फैब्रिक के बारे में हो गया या कुछ भी हो गया। यहाँ पे क्लेंजिंग लिक्विड जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक दिया है, या क्लेंजिंग लिक्विड, if you'll read this paragraph you'll understand. Cleansing liquid basically इसका मेन फीचर क्या है? टू रिमूव द स्टेन फ्रॉम द क्लोथ। ये बेसिकली आपके डिटर्जेंट पाउडर या कोई भी क्लेंजिंग लिक्विड आपने निकाला है, तो उसका मेन फीचर ये है कि आपके जो दाग धब्बे हैं कपड़ों के, वो निकाल देता है, बहुत अच्छे से निकाल देता है, और पता भी नहीं चलता है कि कभी इसमें दाग लगा हुआ था। इसलिए आप कभी भी कोई भी क्लेंजिंग लिक्विड का या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, वो हमेशा वाइट कपड़े में दिखाते हैं, क्योंकि इट्स रियली हार्ड, इट्स रियली टफ टू रिमूव द स्टेन्स फ्रॉम वाइट क्लोथ, राइट। तो क्लेंजिंग लिक्विड बेसिकली क्या करता है? वो आपके दाग धब्बे आपके वाइट क्लोथ या कोई भी क्लोथ से हटा देता है। पर उसके अदर फीचर्स भी है, राइट। क्या अदर फीचर्स हैं? अदर फीचर्स है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा धोने में। आप बस मतलब लाइक उसको डालो, वो अपने आप ही, मतलब थोड़ा सा जैसे दूसरे कपड़े को धोते हो, जो मतलब आप कपड़े ऑब्वियसली धोते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े तभी धोगे जब आपका दाग लगेगा, ऑब्वियसली, राइट। तो आप दूसरे कपड़े जैसे धोते हो वैसे ही आराम से आपको धोगे, आप उसका दाग निकल जाएगा, क्योंकि दिस हैज़ पावर। फिर उसके दूसरे उसका और एक फीचर हो गया कि आपका मनी कम लगेगा
टू गिव इट टू लॉन्ड्री, राइट। आपके मनी वेस्ट नहीं हो रहे, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हो रहे, तो ये सारे फीचर्स हो गए। बट मेन बेनिफिट क्या था? मेन बेनिफिट यही है घुमा फिरा के कि आपका स्टेन कपड़े से चला जाएगा। दिस इज वॉट फीचर और बेनिफिट्स का डिफरेंस होता है ना। सेगमेंटिंग योर ओवरऑल मार्केट, इसमें से व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन तो पूछेगा ही। एंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ दे कैन ऑल्सो टॉक कि कैसा है, किसके थ्रू, मतलब कौन से दो मेजर रिस्क है जो कि ये पार्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहला तो रिस्क है कि हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टारगेट ऑडियंस तक या टारगेट बायर्स तक ना पहुँचे। सोचो ये मेरा जो चैनल है, ठीक है, ये मेरा जो चैनल है वो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचा, मतलब वो 11 और 12 स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा, पर पहुंचा 1 2 3 क्लास के बच्चे तक। डू यू थिंक मेरे चैनल के व्यूज़ आएंगे, वीडियोस के व्यू आएंगे? नहीं आएंगे, राइट। तो पहला तो यही हो गया कि नॉट रीच, देखो इट इज़ ऑलरेडी मार्क, ठीक है। और द सेकेंड, ये फर्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट नंबर 1 था, और ये सेकंड में ये है कि इट रीच आउट, in order to reach out wider, more content and firms are maybe included, take the precise feedback, making the promotional budget. Now budget, okay, they're talking about the budget. It could be less cost efficient, and obviously budget तो problem होता ही है। नाउ मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे कि आप एक लार्ज मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हो। देखो जैसे मेरा चैनल इज फॉर 11 एंड 12 मास मीडिया स्टूडेंट्स, तो मेरा क्लास 12 और 11 के स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे, उसके अंदर जो लोग ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं उन लोग देखेंगे, फिर ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो लोग मास मीडिया लिए हुए हैं उन्हीं लोग देखेंगे, और मास मीडिया के अंदर सिर्फ 11 और 12 की क्लास के बच्चे देखेंगे जो लोग मास मीडिया लिए हुए हैं। तो ये एक मेरा टारगेट ऑडियंस क्लास 12 और 11 नहीं है, क्लास 12 के अंदर जो लोग मास मीडिया लेके पढ़ रहे हैं वो है। तो हम कहीं ना कहीं एक लार्ज मार्केट को छोटे टुकड़े में बांट दिया। तो दिस इज व्हाट मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑल अबाउट। दिस was just an example to explain you, right? Now वो जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो इसके हिसाब से नहीं किया जाता, उसके मतलब बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसके मतलब ऐसे ही नहीं कि आप एक दिन बैठे और आप सोचे कि एक चलो अपनी मार्केट को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दें, नहीं ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर टाइप कैटेगरी होता है। तो कितने कैटेगरीज होते हैं? जोग्राफिक होता है, डेमोग्राफिक होता है, साइकोग्राफिक होता है, बिहेवियरिस्टिक होता है, ठीक है। तो जोग्राफिक क्या है? जोग्राफिक का कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। यू कैन रीड एंड लर्न। जस्ट ये वीडियो आप क्यों आए हो? क्योंकि आप कंसेप्ट समझना चाह रहे हो, ठीक है। तो जोग्राफिक के अंदर आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अर्बन या रूरल पॉपुलेशन के लिए, अर्बन यानी कि सिटी की लाइफ के लिए, या रूरल यानी रिमोट लाइफ के लिए, विलेजेस के लिए, राइट। लोकेशंस के ऊपर भी फोकस कर सकता है। सोचो आप एक शोरूम खोले हो जो कि कोलकाता का कोई एक कॉर्नर में है, तो आपके पूरे कोलकाता, आपका कोई ब्रांच नहीं है, तो आप पूरे कोलकाता, पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे दिल्ली को बताओगे कि हम कोलकाता में एक प्रॉपर एरिया, सोचो हावड़ा या कोई भी एरिया में आप दुकान खोले, तो पूरे इंडिया को बताओगे कि आपके कोलकाता में ये दुकान खुला हुआ है। आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड बी इंटरेस्टेड। जब तक आपका कोई ब्रांच नहीं खुलता, जब तक आप इतने हिट नहीं होते हो, तब तक कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो फ्लाइट पकड़ के आपके या ट्रेन पकड़ के आप तक पहुँचे, राइट। मेहनत करके एक साड़ी खरीदे, क्योंकि वो साड़ी उसको कहीं, वो साड़ी पता चला कि इतना महंगा निकल गया कि वो कहीं अच्छे दुकान से खरीद सकता था, शायद वो कोई ब्रांडेड दुकान से खरीद सकता था, राइट। तो आप अपनी लोकेलिटी में फोकस करोगे, राइट। आपको समझना पड़ेगा अपना टारगेट ऑडियंस तब, तो लोकेशन के हिसाब से भी मैटर करता है। अच्छा, जोग्राफिक इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बेसिकली क्लाइमेट। अब क्लाइमेट मतलब जैसे कि देखो ठंड का समय, तो आप ठंडे कपड़े भेजोगे, राइट। समथिंग विच इज़ थिक, सम क्लोथ्स, मतलब क्लोथिंग जब आप बात करो तो ठंडे से रिलेटेड आप क्लोथिंग बेचोगे। समर में विंटर के क्लोथ्स थोड़ी ना बेचोगे, गर्मी से रिलेटेड क्लोथ्स बेचोगे, या नॉट ओनली क्लोथ्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे मानसून में आप रेनकोट और छाता का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप बॉडी लोशन का विंटर में देखते हो, सनस्क्रीन का समर में देखते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं, तो ये भी जोग्राफिक के अंदर आता है। अब डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक बहुत लंबा नहीं, मतलब बोल सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कि एज हो गया, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, इनकम लेवल हो गया, फैमिली साइज हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, मैरिटल स्टेटस। बिहेवियरिस्टिक और साइकोग्राफिक बचा हुआ है। बिहेवियरिस्टिक यानी कि ब्रांड लॉयल्टी, इट इंक्लूड्स ब्रांड लॉयल्टी। जब कोई भी चीज़, जैसे मनीष मल्होत्रा का आप लहंगा पहनते हैं, तो वो एक ब्रांड लॉयल्टी हो गया कि ब्रांड अच्छा है, इसका मतलब मार्केट में बहुत नाम है, ठीक है। ये बिहेवियरिस्टिक हो गया। और साइकोग्राफिक क्या हो गया? आप सिर्फ मनीष मल्होत्रा का इसलिए लहंगा पहन रहे हो क्योंकि आप लोगों को बोलना चाहते हैं, आप आईफोन इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, नॉट बिकॉज कि उसका बिहेवियरिस्टिक आप देख रहे हो क्योंकि वो उसका बहुत फीचर्स बहुत अच्छे हैं, नहीं, बस आप लोगों को दिखाना चाहते हो, आप अपना एक स्टैंडर्ड सोसाइटी में बताना चाहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई भी पर्टिकुलर कपड़ा पहन रहे हो, अ ब्रांडेड कपड़ा, जस्ट टू शो पीपल दैट यू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, दिस इज द ओनली रीजन वाई यू आर बाइंग इट, दिस इज साइकोग्राफिक, ठीक है। एंड आईफोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, because there are people, I have seen people buying iPhones just because they want to show the society that they are earning good amount of money, they have good amount of money, they have standards, they are classy people. That was the only reason of buying iPhone. तो ये सारे चार क्या थे? 1 2 3 4, हाँ 4 कैटेगरीज थे मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। और मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? ब्रेकिंग अ लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली, आई वेंट डेप्थ इनटू
दिस चैप्टर, मतलब लाइक कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्वेश्चंस देख लेना. आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैंने तो सोचा था कि मैं बनाऊंगी नहीं और वीडियो, बिकॉज आई थॉट दैट एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर इन माई चैनल, सो आई थॉट दैट कुछ ज़रूरत नहीं होगी किसी को. और एक ही वीडियो क्या करेंगे बनाकर, बट देयर वर सम पीपल, देयर वर 4 पीपल, आई काउंटेड देम, तो उन लोगों ने बोला कि फिर से वीडियो बनाओ रिविजन से रिलेटेड, तो आई एम, और हिंदी में, तो आई हैव ऑलरेडी मेड इट, सो आई होप आपको हेल्प करे. एंड द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस चैनल वॉज नॉट फॉर व्यूज़. एक्चुअली ऑब्वियसली व्यूज़ और लाइक और आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो यू विल बी हैप्पी, बट मेन पर्पस टू बी अ यूट्यूबर नहीं था. मेन पर्पस ये था ये चैनल का कि जिससे हम कोई भी एक बच्चे या कोई भी एक इंसान को हेल्प कर सके अपने चैनल के थ्रू. एंड दैट वाज द ओनली रीज़न, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन. जैसे कि किसी एटलीस्ट किसी एक दो इंसान को तो हेल्प हो जाएगा ना. और ये 2 साल पहले जो पर्पस था मेरा ये चैनल खोलने का, क्योंकि मेरे को फर्स्टली अपना इंग्लिश इंप्रूव करना था, टू बी ऑनेस्ट. सेकेंडली आई वोंट से आई वाज अ इंट्रोवर्ट पर्सन, बट या मेरे को इतना बात करना मतलब लाइक पसंद था बट नहीं कर पाते थे, तो वो खुलने के लिए भी मेरे को वीडियो बनाना था. और मैंने नोटिस भी किया कि मास मीडिया का कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, कंटेंट नहीं मिलता है. तो जब आप एक दिन पहले पढ़ने वाले इंसान हो ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. यूट्यूब के भरोसे मत रहो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो या यही पर्पस था चैनल बनाने का. आई वोंट से यू टू लाइक सब्सक्राइब और समथिंग दैट, वो आपका मर्जी, आप करो ना करो, बट प्लीज़ अपना 100% देना, अपना एग्जाम अच्छे से देना. और जब एग्जाम अच्छा हो जाए और मेरा वीडियो हमने देख के एग्जाम दिया हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई इंस्टाग्राम. ठीक है, इंस्टाग्राम में बता देना कि पेपर अच्छा गया था और आपका वीडियो देख के गए थे, और या फिर आपका वीडियो देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ भी मतलब लाइक लगे कि हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ बता देना. मेरे को अच्छा लगेगा. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, गॉड ब्लेस यू, एंड होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए. एंड आई एम श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है. अपना 100% देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सारे क्वेश्चंस करके जाना. ठीक है, सारे चैप्टर्स से सारे क्वेश्चंस करके जाना, करते रहो.